साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें अध्याय 6 पढ़ रहे हैं और जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हमने पिछली क्लासेस में समझ लिया कि दुनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, और हमने ये भी समझ लिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विकास यात्रा क्या है। आज हम चल रहे हैं समझने शीत युद्ध के बाद हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में किस प्रकार के सुधारों की मांग उठ रही है संयुक्त राष्ट्र संघ में शीत युद्ध के बाद। देखिए, इसके लिए आपको शीत युद्ध को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आप हमारे चैनल पर वो भी पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तिका से ही हटा दिया गया, पाठ्यक्रम से ही हटा दिया गया है। फिर भी आप उसे विस्तार पूर्वक जाकर पढ़ सकते हैं। और आज ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस संगठन का निर्माण ही किसके लिए हुआ है? विश्व शांति को बनाए रखने के लिए, विश्व में निष्पक्ष प्रतिद्वंदता हो, विश्व में कोई किसी के हक को ना मारे, इस चीज को देखना इसका परम कर्तव्य है। तो इसीलिए देखो, शीत युद्ध जब तक चला तब तक दो महाशक्तियां थी और वो दोनों एक दूसरे के ताकत को संतुलित कर रही थी। इसलिए दुनिया में उस समय आपके इस अंतरराष्ट्रीय संगठन की उतनी भूमिका देखने को नहीं मिलती है हमें। लेकिन शीत युद्ध के बाद जब दुनिया एक महाशक्ति के नियंत्रण में आता है, एक ध्रुवीय विश्व जब बनता है, तो उसमें जब अमेरिका का वर्चस्व होता है, तब हमें एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत महसूस होती है जो अमेरिका के इस वर्चस्वकारी स्वरूप को नियंत्रित कर सके। इसीलिए शीत युद्ध के बाद हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ परिवर्तन करने के सुझाव मिलते हैं या देखने को मिलते हैं। लोग देने लगते हैं कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को एक निष्पक्ष रूप से काम करना है तो उसमें ये सुधार होने अनिवार्य है। अगर ये सुधार नहीं होते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ निष्पक्ष नहीं रह पाएगा। तो वो सुधार लोगों ने सजेस्ट किए, लेकिन आज तक उन सुधारों पर कोई भी काम नहीं हुआ। पहले तो हम समझते हैं ये सुधार क्या है और इन सुधारों को करेगा कौन, क्योंकि ये जो संगठन है इसकी अपनी कोई जड़ तो है ही नहीं। इसकी जड़ कौन है? इसकी जड़ तो हम हैं। इसकी जड़ कौन है? हम लोग, मतलब जो देश इसके सदस्य हैं। और आपको मैंने बता ही दिया है, अमेरिका इसको सबसे ज्यादा धन उपलब्ध कराता है। तो अमेरिका कैसे अपने खिलाफ इसको जाने देगा? अब आइए समझते हैं कि क्या है सुधार और किस प्रकार के सुधारों की मांग उठ रही है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ में। बदलते परिवेश में कहते हैं परिवर्तन जीवन का मूल कर्तव्य है। जीवन में परिवर्तन होता ही रहेगा। जो समय के साथ नहीं बदलेगा वो नष्ट हो जाएगा। जैसे कि डायनासोर, वो समय के साथ अपने आप को बदल नहीं पाए, इसीलिए वो धरती से ही विलुप्त हो गए। तो वैसे ही यहाँ पर भी बात है। तो बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाजें उठी हैं। बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। देखो, सुधार की मांग तो हो रही है, लेकिन क्या सुधार होने चाहिए, इस पर एक राय नहीं हो पा रही है। किस प्रकार के सुधार चाहिए? भाई, सुधार करने के लिए कहना
और क्या सुधार करना है ये बताना अलग बात है। और जब तक आप बताओगे नहीं किस प्रकार का सुधार चाहिए, आप कह रहे हो मुझे बीमारी है, लेकिन आप बता ही नहीं रहे हो क्या दर्द है, कहाँ दर्द है, क्या आपको तकलीफ है, तो डॉक्टर कैसे आपका इलाज कर पाएगा? इलाज करने के लिए उसे बीमारी का पता तो चलना चाहिए ना, आपको कहाँ दर्द हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है, कैसा दर्द है, ये तो पता होना चाहिए ना। जब तक डॉक्टर को यही नहीं पता चलेगा तब तक वो आपका इलाज कैसे कर पाएगा? उसी प्रकार से कह तो रहे हैं सब कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होना चाहिए, लेकिन क्या सुधार होना चाहिए इस पर किसी से कुछ नहीं बोला जा रहा है। आगे सुनो, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मामला है। एक तो यह कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए, एक तो इसकी बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए। दूसरा, इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत है कि दोनों ही तरह के ये सुधार जरूरी है। देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। उनको समस्या भी पता है, कि ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान करना है, लेकिन कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा यही नहीं पता। अभी यही नहीं पता इनको। भाई आपका संगठन है, अब आप ही नहीं जानोगे कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, तो कौन जानेगा इसको? आप बताओ, मुझे पता है ना, मुझे कब पढ़ना है, कब लिखना है, कब घूमना है, ये तो मेरे ऊपर है ना। तो वैसे ही आपका संगठन, आप बताओ आपको कब करना है। देखो बहुत सारे देश कुछ चीजों पे तैयार होते हैं, तो बहुत सारे देश उस पर कहते हैं हमने ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। और इस चीज को करा के रखने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है। अमेरिका नहीं चाहता कि इस संगठन में कोई भी सुधार हो, ढांचागत सुधार तो ना ही हो। जो ढांचागत सुधार है कि इसमें और सदस्य सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, अस्थायी सदस्य, वो तो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता किसी भी रूप में, वो नहीं चाहता किसी भी रूप में कोई भी परिवर्तन हो। आगे सुनो, ठीक है, परिवर्तन क्या करना है ये भी पता है, लेकिन कैसे करना है, कब करना है और किस लिए करना है यही नहीं पता कर पा रहे ये लोग। देखो क्या लिखा है, दरअसल ठीक करना क्या है, इसके लिए ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है यही नहीं पता चल पा रहा है। अगर वो सुधार, ये जो सुधार बताए गए हैं, ये सुधार करना है तो इसके लिए हमें इसमें क्या सुधार करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इस चीज का ही पता नहीं कर पा रहे इसके सदस्य देश। आगे सुनो, बनावट और प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। जो आपका प्रक्रियागत सुधार है उसमें सबसे पहली मांग यही है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए, जिससे कि इसको ज्यादा, इस संगठन को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जा सके और आज के विश्व की ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी हो सके। लेकिन जो इसके अस्थायी सदस्य हैं, जो पांच इसके अस्थायी सदस्य, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ये किसी भी रूप में इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ये अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा देंगे, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा देंगे, लेकिन अस्थायी सदस्यों, परमानेंट मेंबर्स की संख्या को ये किसी भी रूप में बढ़ाना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी ताकत में बंटवारा हो। खुद बताओ, कोई अपनी जमीन में बंटवारा करना चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि उसे अपनी जमीन किसी और को देनी पड़े, कोई भी नहीं चाहता। समझ रहे बात? कोई नहीं चाहता। तो ऐसे ही ये 5 अस्थायी देश भी नहीं चाहते कि ये इस सुधार वाली बात पे कुछ हो। ये जब भी होता है इनमें से कोई वीटो मार देता है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, चलो हटो, ये प्रक्रियागत सुधार नहीं होना चाहिए। सोचते रहो बस,
ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये नहीं होगा। सीधी बात, नो बकवास, हम नहीं करने देंगे। वो चाहते हैं कि हमारी ताकत में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। हम बाप बने बैठे हैं तो हम ही बाप रहेंगे, हमारे अलावा किसी और को हम बाप बनता हुआ नहीं देख सकते। हम ही दुनिया के बाप हैं, हम दुनिया के बाप बन गए तो हमारे अलावा और कोई नहीं बन सकता। और दुनिया के बहुत सारे देश चाहते हैं कि ये परिवर्तन हो, लेकिन ये नहीं चाहते तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें मैंने पहले ही बता दिया आपको, इनके पास क्या है, वीटो पावर है। ये कुछ भी होगा उस पर वीटो ठोक देंगे, लो कर लो। और इनका वीटो मतलब इनके पास स्पेशल राइट्स है, इनके खिलाफ जाकर कोई कुछ काम हो ही नहीं सकता। आगे सुनिए। खास तौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रिया और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। और जो पश्चिम के देश हैं और खासकर अमेरिका, वो चाहते हैं कि भाई अगर प्रक्रिया का सुधार हो रहा है तो आर्थिक सुधार भी होना चाहिए। भाई अगर आप लोग सदस्य बन रहे हो इसके, तो इसका खर्चा भी उठाओ। आप लोग इसका खर्चा भी उठाओ। देखो, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश इसमें प्रक्रिया का सुधार चाहते हैं, लेकिन वही अमेरिका और आपका पश्चिमी जो है, पश्चिमी देश, यूरोपीय देश है, वो कहते हैं कि अगर प्रक्रिया का सुधार होगा तो इसका आर्थिक ढांचागत भी सुधार होना चाहिए। क्यों भाई, हम जब तुम अस्थायी सदस्य बनोगे तो तुम्हें भी तो इसके बजट में उतना ही देना पड़ेगा ना, हम ही क्यों देते रहे ज्यादा। अगर तुम्हें वो सुधार चाहिए तो ये भी सुधार होगा। और इसी मामले पर आकर पेच अटक जाता है। भाई अमेरिका की जितनी कमाई उतनी कमाई तो सबकी नहीं है ना। अब मान लो एक घर है, उस घर में 5 बच्चे हैं, बड़ा बेटा कमा रहा है 100 रुपए, उदाहरण के तौर पर 100 रुपए कमा रहा है, तो वो अपनी कमाई का 50% ला के पिताजी को दे रहा है, 50 रुपए, ठीक है। अब एक बेटा कमा रहा है 500 रुपए, 500 रुपए कमा रहा है, वो अपनी कमाई का आधा दे रहा है, मतलब 250 रुपए। एक बेटा कमा रहा है 1000 रुपए, वो अपना कमाई का 500 रुपए आधा दे रहा है। तो अब देखो महत्व तो किसका रहेगा ज्यादा, है ना। तो अगर ये कह रहा है कि भाई अगर तुम्हें भी अपना महत्व बराबर करना है, अमेरिका कह रहा है अगर तुम्हें भी अपना महत्व बराबर करना है, मेरे बराबर आना है, तो तुम भी उतना ही पैसा दो। लेकिन जब हमारी कमाई ही नहीं है उतनी, तो हम कैसे दे पाएंगे तुम्हारे बराबर। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक आधार पर तो भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। आर्थिक आधार पर हो जाए, लेकिन राजनीतिक आधार पर भेदभाव तो ना हो ना। मैं मान लेता हूँ आपके पोटेंशियल ज्यादा, आप ज्यादा कमा रहे हो, कोई बात नहीं, आप ज्यादा सुख सुविधाएं भोगो, लेकिन जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात आए तो उसमें तो सबको समान रखो ना। अब मान लो अगर क्यूबा डूबेगा तो क्या अमेरिका नहीं डूबेगा? हाँ, अगर पृथ्वी इसके प्रदूषण से ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो क्या उसका असर अमेरिका पे नहीं पड़ेगा? लेकिन अमेरिका कहेगा कि अगर क्यूबा को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता चाहिए तो उसे भी मेरे बराबर पैसे देने पड़ेंगे। संभव है संभव नहीं। क्यूबा उतना पैसा दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा, तो उसको अस्थायी सदस्यता भी कभी नहीं मिल पाएगी। अफ्रीका के देश तो इतने काबिल है ही नहीं कि वो इतना आर्थिक सहयोग दे सके संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो देखो, ये पैसे के बल पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व को ही कहते हैं चलो हटो। तो पैसा नहीं दे सकते तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात मत करो। अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए तो पैसा भी लाके दो। इस तरह से ये बात को वही काट देते हैं कि नहीं दे रहे, हम नहीं करा रहे परिवर्तन। जब तुम आर्थिक परिवर्तन नहीं करते तो हम प्रक्रियागत परिवर्तन नहीं करने देंगे। साफ बात, सीधी बात। तो आप ये समझिए
अमेरिका इस अंतरराष्ट्रीय संगठन को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखना चाहता है और पूरी दुनिया को अपने हिसाब से नचाना चाहता है इस संगठन के माध्यम। और आपने जब अमेरिकी वर्चस्व वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको तो आपने देखा भी है इसकी उदाहरण। अमेरिका कहीं भी बमबारी ब्लास्ट करे, लोगों की हत्या करे, ये आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन मौन बने खड़े रहते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि अमेरिका ही इनकी आर्थिक रीढ़ है। अमेरिका इनकी आर्थिक रीढ़ है। और आर्थिक रीढ़ क्यों बन पाया है अमेरिका? मैंने आपको रीजन बता दी। वो दुनिया का 25% पैसा अकेले अमेरिका के पास है। 25% पैसा सिर्फ अमेरिका के पास है। तो वो आर्थिक रीढ़ तो बनेगा ही भाई, क्योंकि पूरा दुनिया कौन से वाद में चल रहा है? पूंजीवाद में चल रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज होती है बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिसके पास रुपया है उसी की ताकत है, और जिसके पास रुपया नहीं है उसको कोई पूछता तक नहीं है। ये है पूंजीवाद का अर्ध सत्य, समझना? यही है पूंजीवाद। तो यहाँ पर भी जब संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की बात होती है तो वहां पर बात आकर कहाँ अटक जाती है? पैसे पर, कि अगर आपको समान प्रतिनिधित्व चाहिए तो आपको भी समान कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। अब मेरी औकात ही नहीं है आपके बराबर, तो मैं कहां से समान कंट्रीब्यूशन दे पाऊंगा? समान कंट्रीब्यूशन देने के लिए मेरी जेब में उतना होना भी तो चाहिए ना। जब है ही नहीं मेरे पास तो मैं कहां से दे पाऊंगा? साफ बात। तो वो भी कहते हैं फिर जब तुम्हारे पास ही नहीं है तो तुम सुधार की भी बात मत करो, चलो निकलो। लेकिन ये सरासर गलत है, ये लोकतंत्र के सरासर खिलाफ है। भाई लोकतंत्र में राजनीतिक अधिकार आर्थिक आधार पर नहीं दिए जाते। अगर एक अंतरराष्ट्रीय संगठन अगर ये अपने आप को कहता है तो इसे किसी भी देश के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिए, वो भी किस आधार पर? राजनीतिक आधार पर। लेकिन ये करता है। क्यों करता है? क्योंकि अमेरिका ही इसका करता धरता है, इसीलिए। समझ में आ गई बात? तो जब भी हम प्रक्रियागत सुधार की बात करते हैं वो कहते हैं आर्थिक सुधार भी होने चाहिए फिर। और जब आर्थिक सुधार की बात हो जाती है तो सबके मुंह पे चाबी लग जाती है, चुप सटपट, क्योंकि किसी की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अमेरिका को आर्थिक धरातल पर बीट कर सके, इसीलिए सब चुप हो जाते हैं। आगे सुनो। जहां तक संयुक्त राष्ट्र में किन्हीं मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्याय अधिकार में लाने का सवाल है तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज्यादा प्रभावशाली अथवा बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के काम, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानव अधिकार, लिंगागत न्याय और सामाजिक न्याय तक सीमित रखे। देखो कुछ लोग कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सिर्फ 2 ही काम होना चाहिए, शांति और सुरक्षा। इसी विषय पर इसे काम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसको शिक्षा पर भी काम करना चाहिए, स्वास्थ्य पर भी काम करना चाहिए, पर्यावरण पर भी, जनसंख्या नियंत्रण पर, मानव अधिकार और लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय, इन सब विषयों पर भी काम करना चाहिए। कहना और कराने में बहुत अंतर है, कहना और करना बहुत अंतर है दोनों चीजों में। मोदी जी ने जैसे कहा था कि मैं सबके खाते में 15 लाख डालूंगा, लेकिन आज 10 साल होने वाले हैं, 15 लाख किसी के अकाउंट में नहीं है। जनधन खाता जरूर सबका खुल गया, लेकिन 15 लाख नहीं है। तो वैसे ही इन सुधारों को, इन कामों को शामिल करने की बात कही जाती है, लेकिन बस कही जाती है, होता नहीं है।
क्या अफगानिस्तान में मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ था? क्या पाकिस्तान में महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होता? कहां बोलता है ये? कहां बोलता है ये? रंग के आधार पर अमेरिका में भेदभाव होता है, कहां बोलता है ये? बोलता है ये? वहां चुप हो जाता है। वहां के बच्चे, यहां आपका अफ्रीका में बहुत सारे देश है जहां शिक्षा स्वास्थ्य कहीं नहीं, इन क्षेत्रों में काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। यूनिसेफ काम करता हुआ दिखाई पड़ता है, समझ में क्या? यहां तो काम करता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन हर मामले में ये काम करता दिखाई नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो ताकतवर देश है वो कहते हैं इसका सिर्फ दो काम है, क्या? शांति और सुरक्षा बना के रखना, बस यही काम करें, इसके अलावा इसे और कामों में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे सुनो। आइए हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नजर डालें। इस चर्चा में हम ज्यादा जोर ढांचागत और प्रक्रियागत सुधार पर देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद सन 1945 में हुई थी। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाई थी उसी के अनुसार इसका गठन हुआ और इसके कामकाज से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती थी। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयां बदल गई। 1991 से आए बदलाव में से कुछ निम्नलिखित है। सोवियत संघ बिखर गया, दूसरी महाशक्ति बिखर गई, अब दुनिया पे एक महाशक्ति का वर्चस्व हो गया, है ना? और दूसरा क्या हुआ? अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक है, लेकिन आज नहीं। पहले जहां इन दोनों के बीच में टकराव था, आज वहां रिश्ते अच्छे हैं, उस जैसे तो नहीं है जो शीत युद्ध के दौरान थे। ठीक है, तो शीत युद्ध के समाप्ति के बाद दुनिया में ये परिवर्तन आए। ठीक है, तो अगला है, चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। ये देश सोवियत संघ से आजाद हुए देश हैं अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। ठीक है, और बहुत सारे देश इसके सदस्य बने हैं। विश्व के सामने चुनौती की एक पूरी नई कड़ी, जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, पारमाणिक प्रसार, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, महामारी मौजूद है। और आज दुनिया के सामने नई चुनौतियां अपना फनखाड़ कर खड़ी हैं, जिनको हमें अगर समाप्त करना है तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। बिना हम एकजुट हुए हम इन चीजों पर काम नहीं कर सकते। फिर भी क्या दुनिया एकजुट हो रही है? कुछ मुद्दों पर हो रही है, पर सभी मुद्दों पर एकजुट नहीं हो रही। और जब तक सभी मुद्दों पर एकजुट नहीं होंगे हम, तब तक सही रूप में विकास नहीं हो सकता। अगर आप सच में विकास करना चाहते हैं तो आपको सभी मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ खाना, कपड़ा और मकान मिल जाने से विकास नहीं हो सकता। शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार मिलना भी जरूरी है। बिना इनके आपका वास्तविक विकास नहीं हो सकता। विकास के लिए और 3 चीजें होना भी जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये 3 चीजें भी होना बहुत जरूरी है। सिर्फ कपड़ा, खाना, मकान नहीं चाहिए विकास के लिए, ये और 3 भी चीजें चाहिए। तो उसी प्रकार से सिर्फ पर्यावरण को सुधार कर या हम आतंकवाद पर काम करके या मानव अधिकार की सुरक्षा करके हम दुनिया को नहीं बचा सकते। और भी जितनी समस्याएं, उन समस्याओं को भी हमें समाप्त करना पड़ेगा। सुई के बराबर नोक से एक बैलून की सारी हवा निकल जाती है। तो वही चीज है, एक छोटी सी भी अगर समस्या रह जाएगी तो दुनिया बर्बाद करने के लिए वही काफी है। तो इसीलिए अगर हमें काम करना है तो हमें हर मुद्दे पर काम करना पड़ेगा।
और ये शीत युद्ध के बाद दुनिया इस प्रकार से परिवर्तित हो गई है, जहां पहले देखो, पहले दोनों महाशक्तियां एक दूसरे की ताकत को क्या करती थी, कॉन्ट्रडिक्ट करती थी, एक दूसरे को रोकती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज नई शक्तियां उभर रही हैं और ये नई शक्तियां उभरने के चक्कर में, कहीं अपने आप को ताकतवर बनाने के चक्कर में दूसरों के अधिकारों का हनन। अब चाइना, सबको पता है चाइना मानव अधिकारों का सबसे ज्यादा उल्लंघन करता है, पर क्या आपका संयुक्त राष्ट्र संघ वहां कुछ बोलता है? नहीं बोलता। यही तो दिक्कत है ना भाई, जहां आप कमजोर देशों पर आंख तरेक कर खड़े हो रहे हैं, वहीं आप बड़े ताकतवर देशों को भी तो आंख दिखाइए ना, तभी तो आपको न्याय संगत माना जाएगा, तभी तो आपको न्याय संगत माना जाएगा। लेकिन जहां पर बड़े देशों की बात आती है, वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की हवा निकल जाती है। आगे सुनो। ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत हो रहा था, तो विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है? जो कुछ करना जरूरी है, क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है? इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए कौन से सुधार जरूरी है? पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ही कर रहे हैं। आज तक उनको इसके उत्तर नहीं मिले कि हमें क्या सुधार करने चाहिए, जिससे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली हो सके अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। बस हम सोच रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि समस्याएं तो हमें पता है, लेकिन समस्याओं पर काम कैसे कर रहा है ये हमें नहीं पता। ये हमें नहीं पता, ये हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि अमेरिका, जब सुधार की बात होती है तो अमेरिका कहता है ये वाला भी सुधार होना चाहिए, और जब वो वाले सुधार की बात आ जाती है तो हम सब कह देते हैं हाथ खड़ा, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। समझ में बात? आगे सुनो। प्रक्रिया और ढांचे में सुधार। कौन सी प्रक्रिया और ढांचे में सुधार चाहती है दुनिया संयुक्त राष्ट्र संघ में? सुनिए आप, सुधार होने चाहिए, इस सवाल पर व्यापक सहमति है। सुधार होने चाहिए, सबको पता है और सब सहमत है इस पर, लेकिन कौन से सुधार होने चाहिए, कब होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ये किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। यही सबसे बड़ी दिक्कत। लेकिन सुधार कैसे किया जाए का मसला कठिन है, इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 प्रमुख शिकायतों का जिक्र था। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती, ठीक है। इसके फैसलों पर पश्चिमी मुल्कों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबाव होता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, सबको पता है ये सारी चीजें, लेकिन क्या आज तक इसमें सुधार हो पाया? नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? जब वो कहते हैं भाई अगर तुम्हें ये सुधार चाहिए तो हम भी कह रहे हैं ये सुधार करो, और हम सबकी शक्ति नहीं है कि हम वो सुधार कर सकें, क्योंकि हम सबकी जेब में उतना पैसा नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि हम अमेरिका को, हम संयुक्त राष्ट्र संघ को उतना आर्थिक सहयोग दे सकें। इसीलिए जब सुधार की बात आती है, सब जानते हैं कि इतनी गड़बड़ियां हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बराबर नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में पश्चिमी मुल्कों का प्रभुत्व है। ये भी जानते हैं सब कि संयुक्त राष्ट्र संघ राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक संगठन नहीं है, फिर भी सुधार नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो कह देते हैं अगर तुम्हें ये सुधार चाहिए, राजनीतिक सुधार चाहिए, तो हमें भी आर्थिक सुधार चाहिए। अगर तुम आर्थिक सुधार करने के तैयार हो तो हम राजनीतिक सुधार करने के लिए तैयार हैं। समझ में आई बात? आगे सुनो। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव
कोफी अन्नान ने जांच शुरू कराई कि सुधार कैसे करा जाए। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की अस्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए मानदंड सुझाए गए। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। सुझाव आए कि एक नए सदस्य को, देखो सुरक्षा परिषद के बात हुई कि आपके महासचिव ने कहा कि चलो भाई देखते हैं कि सुधार कैसे होने चाहिए, और उन सुधारों में अगर किसी को सम्मिलित नए सदस्य बनना है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या मापदंड होने चाहिए। तो मापदंड भी बताए गए, सुन लो कौन कौन से मापदंड रखे गए। बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज्यादा हो, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो, या देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। इन सब क्राइटेरियाओं पर हम खरे उतरते हैं, इन 6 की 6 बातों पर हम खरे उतरते हैं, फिर भी हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जब जाते हैं अपनी नुमाइंदगी करने, तो हमारे आसपास के ही कुछ देश कहते हैं नहीं भारत नहीं बनना चाहिए, नहीं तो भारत हमारे साथ गलत कर देगा। ये हो जाता है, वीटो आ जाता है। सबसे पहला वीटो तो चीन ही ठोकता है, नहीं भारत को नहीं मिलना चाहिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। समझ में बात? तो और आप खुद देखो, इनमें से 2-3 क्राइटेरिया का तो पालन चीन खुद नहीं करता। पहली बात तो एक लोकतांत्रिक देश है ही नहीं, पहली बात तो वो एक लोकतांत्रिक देश है ही नहीं, और वो मानव अधिकारों की भी कोई सम्मान नहीं करता। उसके लिए मानव अधिकार माने उसकी पांव की जूती, अगर उसकी जनता उसके खिलाफ जाती है तो ऐसे पांव से मसल देता है। तो ये है, आपने क्राइटेरिया तो बना दिया, लेकिन आप उस क्राइटेरिया का खुद पालन नहीं कर पा रहे हैं। आप उस क्राइटेरिया का खुद ही पालन नहीं कर पा रहे, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सब जानते हैं कि सुधार होना चाहिए, कैसे होने चाहिए ये भी सबको पता है, लेकिन फिर भी सुधार नहीं होता। सिर्फ एक जगह आकर सुई अटक जाती है कि अगर तुम ये चाहते हो तो हम भी ये चाहते, बस वही सारा सुधार धरा का धरा रह जाता। आगे सुनो, स्पष्ट है कि इन मापदंडों में से हर एक की कुछ ना कुछ वैधता है। सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों का फायदेमंद तो कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती है। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक ना हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। जो ये कसौटियां दी गई है ना, जो ये मापदंड दिए गए हैं, इन मापदंडों में बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर इन मापदंडों का कोई निश्चित पैमाना तय नहीं है कि भाई लोकतांत्रिक होना चाहिए, कितनी बड़ी सेना होनी चाहिए, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, ये तो आपने बताया ही नहीं कि 8 नंबर पे होनी चाहिए कि 7 नंबर पे होनी चाहिए। ये भी तो बताओ ना कि कितने पे आ जाएंगे तो हम आपकी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए काबिल हैं, ये भी तो बताओ ना। आपने कह दिया बड़ी अर्थव्यवस्था, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था ये भी तो बताओ। कितना नंबर हो, किस नंबर पे हो हम आर्थिक ताकत में, तब हम आपकी सदस्यता ले सकते हैं। आपने ये तो बताया, आपने कह दिया ये होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए? लंबी हाइट होनी चाहिए पुलिस में भर्ती होने के लिए, लेकिन कितनी लंबी हाइट होनी चाहिए ये भी तो बताओ। आपने ये बताया तो है। कितनी बड़ी सेना होनी चाहिए ये तो आपने बताया। कितनी बड़ी सेना होनी चाहिए ये तो आपने बताया, ये भी तो बताओ। कितना आपके बजट में हम योगदान करें कि हम काबिल हो जाए कि आपकी सुरक्षा, आप हमें अस्थायी सदस्यता दे देंगे सुरक्षा परिषद, आपने ये तो बताया ही नहीं कहीं हमें। ये भी तो बताओ, क्राइटेरिया तो दो, पूरा स्पेसिफाई तो करो सारी चीजें। आप स्पेसिफाई करना नहीं चाहते, क्यों स्पेसिफाई नहीं करना चाहते? क्योंकि आप उसी में चक्कर खाते रहो, चक्कर खाते रहो, चक्कर खाते रहो, चक्कर खाते रहो, और कभी आप सदस्य
बनी न पाऊं। यही चीज यहाँ पर बताई जाएगी, सुनना देना। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक ना हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए अथवा उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके, कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक। अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान ही कसौटी हो तो इन मामलों में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे। देखो, ऐसे तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन यार आप सदस्यता उसको दो जो इफेक्टिव हो। यहाँ पर बात ये भी है, इफेक्टिवनेस भी तो होनी चाहिए। मान लो मैं कनाडा को दे दूं या ब्राजील को दे दूं, मान लो किसी को भी, ऐसे कह रहा हूं मैं, इनमें से किसी को दे देता हूं। ब्राजील को तो नहीं देंगे, कनाडा को दे देते, क्या कनाडा प्रभावशाली होगा? क्या अमेरिका के खिलाफ कनाडा कभी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। आप सदस्यता उसको देना जो प्रभावशाली, जो इफेक्टिव हो, जो काम कर सके। काम करने वाले को दो ना, ये दिक्कत है। आपने कुछ स्पेसिफाई भी नहीं किया है और आप सदस्य देशों के लिए जो क्राइटेरिया बता रहे हैं उन क्राइटेरिया को तो बहुत सारे देश पूरा कर रहे हैं, फिर भी आप सदस्यता नहीं दे रहे। देखो, साफ बात मैं जतिन आपको बता देता हूं, इनका मन नहीं है देने का, ये अपनी ताकत में किसी भी प्रकार का बंटवारा नहीं चाहते। सीधी बात, नो बकवास, यही बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। सब जानते हैं कि सुधार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए सबको पता है, लेकिन वही बात आके अटक जाती है कि भैया जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक राजनीतिक सुधार की भी बात मत करो। अगर राजनीतिक सुधार चाहिए तो पैसा भी दो, पैसा भी दो, साफ बात। और अगर भारत सदस्यता लेने देता है, पैसा भी देता है, फिर भी उसे सदस्यता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसके पड़ोसी देश उसके साथ नहीं है। पड़ोसी देश उसके साथ ही नहीं है, उसके खुद के पड़ोसी देश कह देंगे नहीं भाई भारत को सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, भारत को सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो हमें खतरा हो जाएगा। तो लो भैया, तो तुम्हारे पड़ोसी देश ही तुम्हारे खिलाफ है तो तुम्हें सदस्यता कैसे मिल जाएगी? ये हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, ऐसे जैसे ब्राजील लेने जाता है तो उसके अर्जेंटीना है, वो सारे पेरू, ये सब कहते हैं नहीं भाई इसको मिलेगी तो हमें खतरा हो जाएगा। हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन ही चलता रहता है, खत्म खेल ही। आपके घर वाले, आपके ही अड़ोस पड़ोस के लोग आपकी ताकत को बढ़ने नहीं देते, साफ बात। और ये कराने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका होती है, अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि नहीं होना। अब संयुक्त राष्ट्र संघ कहेगा कि आपके पड़ोसी आपको स्थायी सदस्य के रूप में नहीं देखना चाहते, अब बताओ हम क्या करें? कैसे दे दें आपको स्थायी सदस्यता? कैसे दे दें भाई बताओ? आपका पड़ोसी कह रहा है कि अगर हमने आपको दे दिया स्थायी, आप उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएंगे, कैसे दे दूंगा? साफ बात, यही खड़ा हो जाता है। ठीक है, आगे सुनो। इसके आगे सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए। क्या भौगोलिक दृष्टिकोण से बराबरी के प्रतिनिधित्व का यह अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र की एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए? एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए? प्रतिनिधित्व का मामला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए? आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जाए? यही बात आज क्या अटक जाती है ना कि किस आधार पर हम प्रतिनिधित्व को बांटे। यहाँ यही मसला अटक जाता है कि कौन सा तरीका अपनाए सुधार करने के लिए। भौगोलिक आधार अपनाए कि आर्थिक आधार अपनाए तो अपनाए कौन सा आधार अपनाए, यही स्पष्ट नहीं हो पाता। हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, वो भी कहते हैं ठीक है यार लड़ो, जब तुम्हारा तय हो जाए तो बता देना।
तुम बता देना, हम कर देंगे। मतलब हम में कभी तय नहीं हो पाता और फिर सुधार कभी हो नहीं पाता, सुधार कभी हो नहीं पाता। समझ नहीं पाता, हम में कभी तय नहीं हो पाता और फिर सुधार कभी हो नहीं पाता। आज 32 साल हो गए शीत युद्ध को समाप्त हुए, लेकिन क्या सुधार हो पाया? वही रह गए हम, चले फिर लौट आए, यही है स्थिति हमारी। ठीक है, आगे सुनिए। अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई है। विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। भाई हर देश जो विकासशील डेवलपिंग देश है वो सब अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं, कोई 3 नंबर पे, कोई 5 नंबर पे, कोई 7 नंबर पे। कैसे विकास को भी किस आधार पर हम बना लें मापदंड? हर तरीके से कहीं ना कहीं दिक्कत है, और जब तक दिक्कतें खत्म नहीं होगी तब तक सदस्य आपको स्थायी सदस्यता मिलने वाली नहीं। जो भी कुछ कर लो तो हम देंगे ही नहीं। और उनको तो यही मौका चाहिए कि यार तुम्हारे आपस की डिस्प्यूट नहीं खत्म हो तो कैसे दे दें हम आपको स्थायी सदस्यता। और अगर हम आपको देते हैं तो आपका ही पड़ोसी तो आकर कह देता नहीं इनको नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर बताओ अब आप समझ नहीं बात। आगे सुनो। फिर संस्कृति का क्या करें? क्या विभिन्न संस्कृतियों या सभ्यताओं को ज्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए? कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देख सकता है, जबकि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर भिन्न भिन्न संस्कृतियां धाराएं उपस्थित हैं। हमारे देश को देख लो, बतेरी संस्कृतियां, बतेरी भाषाएं हैं, कोई चीज है, कुछ भी निश्चित नहीं हो पा रहा है। किस मापदंड को लेकर चले हम सुधार करने, कौन सा रास्ता अपनाएं सुधार करने के लिए? जो भी रास्ता अपनाते हैं कहीं ना कहीं उसमें अड़ंगा लग जाता है, जिस कारण से सुधार हो ही नहीं पाता। आगे सुनो। इसी से जुड़ा एक मसला सदस्य की प्रकृति, सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था। मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि 5 अस्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार खत्म होना चाहिए। अनेक का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता। अंततः यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं, मतलब जरूरी नहीं, ये महत्वहीन है। भाई अगर उनको विशेष राइट ही नहीं मिलेंगे इन 5 देशों को, तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य क्यों बने रहेंगे? उसके सदस्य वो बने हैं सदस्य इसीलिए तो बने हैं क्योंकि उनके पास स्पेशल राइट है, और जिस दिन उनका स्पेशल राइट उनसे छीन लिया जाएगा वो कहेंगे रखो तुम अपनी सदस्यता, हम चलते हैं। तो ये हो जाएगा, फंड मिलना बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, फंड मिलना बंद हो जाएगा, ये संगठन ही बंद हो जाएगा, इस संगठन का महत्व ही खत्म हो। अगर अमेरिका इसमें से निकल जाएगा ना, अपने आप ये संगठन बर्बाद हो जाएगा। तो ये विशेषाधिकार तो ये किसी भी कीमत पर अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, किसी भी कीमत पर, और ना किसी से अपने विशेषाधिकार को शेयर करेंगे। एक बार के लिए शेयर कर लेंगे, खत्म कभी नहीं होने देंगे। खत्म तो ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, ये बात जान लो। खत्म तो ये किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 अस्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई। 5 अस्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता अस्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने वाले तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता है। समझ में आ गया? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं और 5 10 अस्थायी।
और अस्थायी सदस्यों की समय अवधि कितनी है? 2 वर्ष। 2 वर्ष। और कोई एक बार बनने के बाद तुरंत दोबारा अस्थायी सदस्य नहीं बन सकता है। तो अस्थायी सदस्यता में सबको मौका मिलता है, अस्थायी सदस्यता में सबको मौका मिलता है प्रतिनिधित्व करने का, लेकिन अस्थायी सदस्यों की कोई वैल्यू नहीं होती खास। जो परमानेंट लोगों की वैल्यू होती है ना, वो अनपरमानेंट लोगों की वैल्यू नहीं होती। आप देख लो, ऑफिस में देख लो, स्कूल्स में देख लो, जो अडॉप्ट पे टीचर्स आते हैं उनकी कोई वैल्यू होती है? बच्चे भी उन्हें भैया भैया कहते हैं, भैया दीदी ये कहते हैं। हो गया काम खत्म, इज्जत ही नहीं है कोई। वही बात है। और जो परमानेंट सर 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 होता है उनके सामने, वही बात है। आगे सुनो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार होता है। बहरहाल अस्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है। ठीक है, आपके अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं, और जो अस्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो राइट है और वो किसी भी अधिकार को, किसी भी अधिकार या किसी भी कानून को अपना निषेधाधिकार लगाकर रोक सकते हैं। बोलेंगे नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, खत्म, नहीं होगा ये काम, हम नहीं चाहते। कोई भी एक कर देगा तो वो काम नहीं हो सकता, फिर वो काम नहीं हो सकता, ये जान लो। सदस्यों और सभी, भले ही अन्य अस्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो, चाहे सब उस फैसले के पक्ष में हो, लेकिन एक अस्थायी सदस्य ने कह दिया मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है, तो सबके वोटों की वैल्यू 0 हो जाएगी। सबके वोटों की वैल्यू 0 हो जाएगी। निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली है, लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि अस्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने आमूल-चूल बदलाव के लिए तैयार ना हो। इस बात का खतरा है कि वीटो ना हो तो सन 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में ना रहे। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावकारी ना रह जाए। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि अगर उनसे हम उनकी वीटो पावर छीन लेंगे तो वो कहेंगे रखो अपनी सदस्यता, हमें इसका सदस्य नहीं है, और उनके निकल जाने से ये संगठन अपने आप ही टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये बात जान लो। अगर जड़ कट जाएगी तो पेड़ कभी खड़ा नहीं रह सकता, पेड़ कभी खड़ा नहीं रह सकता, ये बात जान लो। अब आते हैं, हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अधिकार क्या है, ये जानते हैं। क्या है न्याय अधिकार? सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में इकट्ठे हुए। इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। क्या कदम उठाने का फैसला किया? शांति संस्थापक आयोग का गठन। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी से उत्तरदायित्व
इस उत्तरदायित्व के इसकी बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति। क्या अफगानिस्तान के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ की आंखें बंद हो गई थी? क्या इजराइल या इराक में जो हो रहा है, फिलिस्तीन में जो हो रहा है, उसके मामले में इसकी आंखें बंद हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इसका हित नहीं है। अगर वहां पे जाएगा तो अमेरिका के खिलाफ चला जाएगा, और अमेरिका के खिलाफ जाने की इसकी औकात नहीं। ये जो फैसले होते हैं ना, ये कोरे हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ सिर्फ एक दिखावा है, एक चौपाल है, बख्तई की चौपाल। जाओ बख्तई करो, अपना सर खपाओ और चले जाओ। बंदूक लड़ाने से बढ़िया है जबान लड़ाना, बस वही है। इसके अलावा इसकी कोई भूमिका नहीं। ये सॉफ्ट मैटर्स पर काम कर सकता है, लेकिन हार्ड मैटर्स पर ये काम करने में डरता है। मैंने आपको बताया ये क्यों डरता है, क्योंकि इसकी अपनी कोई जड़ नहीं, और बिना जड़ के पेड़ का कोई महत्व नहीं होता। मानव अधिकार परिषद की स्थापना 2006 के 19 जून से सक्रिय है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति, हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा, एक लोकतांत्रिक कोष का गठन, न्यासिता परिषद को ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करने पर सहमति। सब सहमति तो हो जाती है, लेकिन काम नहीं होता कुछ भी, काम नहीं होता कुछ भी। आगे सुन लो। यह समझना कठिन नहीं कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचीदा हैं। शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए? दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं, यह आयोग किसमें दखल दे? हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा संभव होगा? अरे भाई, इसमें ना चीजें तो बता दी है कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन तू कब काम करेगा ये बताया ही नहीं इसने। कब इसको इंटरफेयर करना है किस मैटर में, इसने कोई क्राइटेरिया सेट नहीं कर रखा। भाई, किसी भी देश में अशांति होगी तो आप कब जाओगे ये भी तो बताओ ना। तो देश बर्बाद हो जाएगा तब जाओगे, या देश के बर्बाद होने से पहले जाओगे, ये भी तो बताओ। आपने ये कहीं कुछ नहीं बताया। आपने कहा कि हम शांति के लिए काम करेंगे, लेकिन भैया कब करोगे शांति के लिए काम? कब वो स्थिति आएगी जब आप किसी देश की अशांति में इंटरफेयर करने जाओगे और उसे शांति के रास्ते पर लेकर आओगे, ये भी तो बताओ। अपनी एक लिमिट है, एक फिनिश लाइन तो बताओ कि हाँ भाई, यहां तक मामला पहुंच जाएगा तो इसके बाद हम संभालने आएंगे, हम संभालने आएंगे। आपने कभी बताया ये चीज? जब आपने बताया ही नहीं तो आप कब आओगे? कभी नहीं आओगे। बस कहने के लिए आपने धोती बातें कर दी है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव जीरो वैल्यू इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब समझ में आ रहा है? ये जो यूएन है इसकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। कहने के लिए बस ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। आप सीधे तौर पर कह सकते हैं अमेरिका के हाथ की कठपुतली है। जैसा अमेरिका नचाता है वैसा ये नाचता है। पूंजीवादी देशों के हाथ की कठपुतली है। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा संभव होगा? ठीक इसी तरह यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी? मानव अधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर का मानव अधिकार उल्लंघन हो रहा है? मानव अधिकार उल्लंघन की दिशा में क्या कार्रवाई की जाए, इसे कौन तय करेगा? बहुत से देश अब भी विकासशील जगत का हिस्सा है। ऐसे में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को मानक बनाना कहाँ तक व्यवहारिक है? क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा?
ऐसे ही और भी सवाल किए जा सकते हैं और इसका किसी भी मामले पर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। ये किसी भी मामले पर क्लियर कट नहीं है। ये हर मामले पे आधा बाहर है आधा अंदर है। ये किसी भी मामले में पूर्ण रूप से स्पष्ट है ही नहीं। क्या काम करना है कब करना है ये इसको तय ही नहीं है। कहने के लिए इसने अपने लिए काम निर्धारित कर लिए, बस कहने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बिना हमारी मर्जी के कुछ नहीं कर सकता। मतलब जो इसके सदस्य देश हैं उनकी मर्जी के विरुद्ध ये जाकर कुछ भी नहीं कर सकता। इसके हाथ में है नील बटा सन्नाटा, मतलब जीरो काम है इसका। बस कहने के लिए हाँ जाओ संयुक्त राष्ट्र संघ में बख्तही करके चले जाओ। अब हम अगली क्लास में समझेंगे भारत का इसके साथ क्या रीता है और क्या समस्याएं ये समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।